प्यारे विद्यार्थियों, सक्षम बायोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो पीछे हमने पढ़ लिया था कि परागकण की संरचना है वो क्या होती है और नरयुग्मकोद्भिद है वो क्या होता है। आज हम देखते हैं कि नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन कैसे होता है। तो टॉपिक है नरयुग्मकोद्भिद। नरयुग्मकोद्भिद नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन। इंग्लिश वर्ड है इसका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये इसका इंग्लिश रूपांतरण हो गया। तो नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन। तो नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता कैसे है? देखिए, हमने पहले देखा कि नरयुग्मकोद्भिद होती है वो क्या है। जो नरयुग्मकोद्भिद होता है वो क्या होता है कि लघु बीजाणु या परागकण होता है, उसको नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं। तो एक फैक्ट है कि लघु बीजाणु या जिसको क्या बोलते हैं परागकण या परागकण, ये परागकण नरयुग्मकोद्भिद की सबसे पहले काम में आने वाले सबसे पहले यही कोशिका भाग लेती है। तो नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अब ये भी हमने देखा था पहले कि जब नर परागकण बनते हैं तो ये कैसे बनते हैं। परागकण जिस संरचना के अंदर थे वो थे चतुष्क। तो परागकण जिसके अंदर पाए गए थे उसको क्या बोलते हैं चतुष्क है। इसमें क्या है, चार लघु बीजाणु होते हैं चतुष्क के अंदर। किस शर्करा से आवृत होते हैं? केलोज शर्करा से आवृत होते हैं। केलोज शर्करा जिसका अपघटन किससे हो जाता है? केलेज एंजाइम टेपिटम के द्वारा जो स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? टेपिटम। तो ये बातें हमने देख ली थी कि चतुष्क के अंदर लघु बीजाणु होते हैं चारों लघु बीजाणु केलोज से आवृत, केलेज एंजाइम से अपघटन हो जाता है और केलेज एंजाइम निर्माण टेपिटम से होता है। जैसे ही ये घटना हो जाती है तो लघु बीजाणु आकार कैसा ले लेता है? गोलाकार हो जाता है। जैसे ही शर्करा का अपघटन होता है लघु बीजाणु गोलाकार हो जाता है। अब यहाँ से नरयुग्मकोद्भिद में क्या होता है कि नरयुग्मकोद्भिद है, इसमें इसके विकास की विभिन्न प्रावस्थाएं हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। तो नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन है, जो नरयुग्मकोद्भिद है इस नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन यहाँ से ही शुरू होने लग जाता है। अब नरयुग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन है वो कैसे होता है? ये नरयुग्मकोद्भिद का जैसे ये गोलाकार आकार ग्रहण कर लेगा, जो परागकण गोलाकार ग्रहण करेगा। गोलाकार होने के बाद दो क्रियाएं होती हैं। एक तो परागण की क्रिया होती है। परागण क्या होता है कि जो परागकण बनते हैं परागकणों का स्त्रीकेसर है या हम बोलते हैं कि अंडभ है, उसका जो वर्तिकाग्र भाग है वहां पर गिर जाना, मतलब परागकणों का वायु के माध्यम से या कीट के माध्यम से या जल के माध्यम से किसी भी माध्यम से जब परागकण है वो स्त्रीकेसर या अंडभ है उसके वर्तिकाग्र भाग तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ नरयुग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन है या बोल सकते हैं कि नरयुग्मकोद्भिद है इसके विकास की जो प्रावस्थाएं होती हैं, जो नरयुग्मकोद्भिद है इसके विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी? दो प्रावस्था में। एक तो परागण की क्रिया होती है इससे पूर्व संपन्न, और एक परागण की क्रिया के पश्चात। परागकण है, परागण की क्रिया है इसके पश्चात। तो पूछ लिया जाए दो चरणों में कि नरयुग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन होता है वो दो प्रावस्थाओं में होता है। कौन कौन सी में? एक तो परागण की क्रिया होने से पहले और एक परागण की क्रिया के पश्चात। दोनों ही प्रावस्थाएं होती हैं। इन दो प्रावस्थाओं में नरयुग्मकोद्भिद इसका परिवर्तन होता है, विकास होता है।
अब सबसे पहले परागण की क्रिया जब होती है तो परागण की क्रिया से पूर्व क्या होता है? परागण की क्रिया से पूर्व पहले सबसे पहले क्या होता है? एक लघु बीजाणु है या परागकण बोलते हैं। तो लघु बीजाणु है, उसका जो केंद्रक, ये भी हमने देखा था कि लघु बीजाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है, अगुणित होता है, एक कोशिकीय संरचना होती है, सघन जीवद्रव्य युक्त होता है, ये बातें हैं। तो लघु बीजाणु की बातें हैं, कैसा होता है लघु बीजाणु? गोलाकार होता है, एक केंद्र की है, एक कोशिकीय है, एक केंद्र की है, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है लघु बीजाणु। और क्या होता है? गोलाकार, एक केंद्र की, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये बातें लघु बीजाणु। और कैसा आकार में गोलाकार हो गया, एक केंद्र की, अगुणित होता है, और ये एचल, एक केंद्र की, एचल होता है, एचल होता है। तो लघु बीजाणु गोलाकार, एक केंद्र की, अगुणित, एचल होता है। एक ये भी बताया कि इसका जो कोशिका द्रव्य है, इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है लघु बीजाणु में, कोशिका द्रव्य होता है वो भी सघन होता है, मतलब जीव द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य या बोल सकते हैं इसका जो जीव द्रव्य है सघन जीव द्रव्य युक्त होता है, जीव द्रव्य सघन होता है इसका। और सघन जीव द्रव्य होने की वजह से क्या है? गोलाकार। एक इसमें रसदानियां हैं वो भी उत्पन्न होती है, इसका सघन जीव द्रव्य होने के कारण रसदानियां उत्पन्न होती है। तो ये विशेषता किसकी है? जब ये सब विशेषताएं हैं, अब क्या करेगा लघु बीजाणु? तो लघु बीजाणु की विशेषता ये होगी कि नरी कुमकोद्भिद का परिवर्तन या विकास की इसकी प्रावस्थाएं होंगी। तो विकास की अवस्थाएं हैं, नरी कुमकोद्भिद का डेवलपमेंट वो कब से होता है? एक तो परागण की क्रिया से पहले होता है, एक परागण की क्रिया के बाद होता है। अब ये दोनों क्रियाएं होती हैं, तो प्रारंभ में क्या होता है कि लघु बीजाणु, ये इसकी नॉर्मल विशेषता है कि लघु बीजाणु गोलाकार होता है, एक केंद्र की होता है, गुणित होता है, एचल होता है, कोशिका द्रव्य इसका सघन द्रव्य होता है, जीव द्रव्य युक्त होता है। इसमें जो जीव द्रव्य है इस होने के कारण, गाढ़ा होने के कारण, सघन केंद्र की होने के कारण, और इसमें इसकी वजह से सघन जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य होने की वजह से इसमें रसदानियां उत्पन्न होती हैं। रसदानियां उत्पन्न होती है, बोलते हैं रिक्तिकाएं उत्पन्न होती है, इसमें रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं, बोल सकते हैं कि रिक्तिकाएं हैं वो पाई जाती है इसमें। तो गोलाकार, एक केंद्र की, अगुणित, एचल, कोशिका द्रव्य सघन, जीव द्रव्य युक्त होता है, रसदानियां पाई जाती हैं, इसमें रसदानियां उत्पन्न होती हैं। अब सबसे पहले क्या होता है परागण की क्रिया से पहले? तो नर युग्मोत्पाद का परिवर्तन, यहाँ से ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। प्रारंभ में सबसे पहले दो चरणों में एक क्रिया संपन्न हो रही है, एक तो परागण की क्रिया से पूर्व है, परागण की क्रिया है उससे पहले पूर्व क्या होता है? सबसे पहले लघु बीजाणु है, जो लघु बीजाणु है इसका केंद्रक है वो विभाजन करता है, कौन सा? समसूत्री विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। और समसूत्री विभाजन करने के पश्चात दो कोशिकाएं बनती हैं, एक तो बनती है काई कोशिका और दूसरी जो बनती है उसको बोलते हैं जनन कोशिका। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, काई कोशिका और जनन कोशिका, दो प्रकार की कोशिका बनती है। तो नरी कुमकोद्भिद का परिवर्तन होता है, क्या हुआ? परागण की क्रिया से पहले दो, इसके विकास की अवस्था में दो घटनाएं होती हैं, परागण की क्रिया से पहले, परागण के पश्चात। परागण से पहले क्या क्रिया होती है कि सबसे पहले लघु बीजाणु है वो समसूत्री विभाजन करता है, काई कोशिका बनती है, जनन कोशिका बनती है, दो कोशिकाएं बनती है। उसके पश्चात क्या होता है? परागण के पश्चात, परागण के पश्चात क्या होता है? जनन कोशिका है। फिर से ये अभी जो काई कोशिका और जनन कोशिका है इसके बारे में और देखते हैं कि जनन कोशिका और काई कोशिका है, इसमें और क्या होता है? तो जनन कोशिका और काई कोशिका है। इससे पहले तो देखिए एक बार इसको एक बार नजर से लगाइए फिर से कि नर युग्मोत्पाद का परिवर्तन कैसे होता है। अब इसको चित्र के माध्यम से तो 1 मिनट इसको जल्दी देखिए क्या होता है। इसके बाद में चलिए इसके बाद में देखते हैं चित्र के माध्यम से इसको। जो नर युग्मोत्पाद है इसका परिवर्तन होता है तो कैसे होता है, चित्र के माध्यम से देखते हैं इसको। जो लघु बीजाणु है इस लघु बीजाणु
में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती हैं। वो दो कोशिकाएं कौन कौन सी बनती हैं? एक तो होती है कायी कोशिका, कायी कोशिका होती है। दूसरी जो कोशिका है उसको बोलते हैं जनन कोशिका। इन दोनों के बारे में देखते हैं क्या होती है। तो कायी कोशिका और जनन कोशिकाएं दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। इंग्लिश वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं इसको। और इसको जनरेटिव, जनरेटिव सेल बोलते हैं इसको। तो कायी कोशिका, जनन कोशिका। इस कायी कोशिका की क्या विशेषता है? ये कायी कोशिका होती है, ये क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। क्यों होती है आकार में बड़ी? क्यों? ये सघन जीवद्रव्य युक्त होती है, सघन जीवद्रव्य युक्त होती है। तो कायी कोशिका है, ये आकार में बड़ी होती है, सघन जीवद्रव्य युक्त होती है। और ये क्या है कि ये प्रारंभ में तो इसका जो आकार है, प्रारंभ में होती है ये गोलाकार, प्रारंभ में गोलाकार होती है। गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि इसमें जीवद्रव्य है वो ज्यादा होता है, तो सघन जीवद्रव्य युक्त होती है, गोलाकार होती है। और बाद में ये कैसी हो जाती है? ये अनियमित आकार की हो जाती है। इसका आकार वो बाद में अनियमित हो जाती है। इसमें रसदानियां भी पाई जाती हैं, इसमें रसदानियां वो भी पाई जाती हैं। और अंत में बाद में कायी कोशिका अंत में ये विलुप्त भी हो जाती है। कायी कोशिका ही अंत में नष्ट, कायी कोशिका होती है अंत में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है बाद में। तो कायी कोशिका है। इसके बाद में ये हमने देख ली, आकार में बड़ी, सघन जीवद्रव्य युक्त है, प्रारंभ में गोलाकार होती है, बाद में अनियमित। इसमें रसदानियां भी उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें सघन जीवद्रव्य होता है। कायी कोशिकाएं हैं वो इसमें बाद में कायी कोशिका है ये नष्ट हो जाती है। जनन कोशिका होती है, इसकी क्या बातें बताई? ये आकार भी इसकी तुलना में क्या होती है? आकार में छोटी होती है, आकार में छोटी होती है, इसकी विशेषता है। इसमें जीवद्रव्य भी पाया जाता है, ये जीवद्रव्य होता है, इसमें जीवद्रव्य युक्त होती है, लेकिन इसमें आकार में ये छोटी जीवद्रव्य युक्त होती है। इसमें सभी कोशिकांग इसमें भी पाए जाते हैं, सभी कोशिकांग हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं, और सभी कोशिकांग इसमें भी पाए जाते हैं। सभी कोशिकांग हैं दोनों में पाए जाते हैं। तो देखिए आगे अंतर किस में होगा? मतलब इनमें जीवद्रव्य है वो समान तो नहीं कर सकते, लेकिन इनमें कोशिकांग हैं वो सभी कोशिकांग इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। लेकिन अब जीवद्रव्य की जो मात्रा है वो ये सघन आकार में बड़ी होती है, इसमें जीवद्रव्य की मात्रा इसकी तुलना में कम होता है, जीवद्रव्य कम होता है। बाकी उसमें जो कोशिकांग होती है वो सभी पाए जाते हैं। तो आकार में छोटी होती है, ये जीवद्रव्य युक्त होती है। अब इसमें ये आकार बताया, इसका जो आकार होता है प्रारंभ में, तो इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? इसका प्रारंभ में आकार होता है वो होता है लेंस के आकार का होता है, जो बाद में धीरे धीरे परिवर्तित होता जाता है। और लेंस के आकार के बाद में ये परिवर्तित होती जाती है, अनियमित हो जाती है। इसका आकार परिवर्तित हो जाता है और बाद में कर्मी रूपी हो जाती है, कर्मी रूपी हो जाती है। कर्मी यानी कीड़े होते हैं जैसे लीवर प्लूक वगैरह, तो कर्मी कीड़ों के रूप में। तो लेंस के आकार की, तो इसका आकार प्रारंभ में लेंस के आकार का, फिर परिवर्तित होकर के कर्मी रूपी या तर्कु रूपी हो जाती है। कर्मी रूपी या फिर बोल सकते हैं तर्कु रूपी हो जाती है ये आकार में। तो ये बनी। तो दो बातें लघु बीजाणु है, समसूत्री विभाजन करके दो प्रकार की कोशिकाएं बनानी, कायी कोशिका, जनन कोशिका। दोनों प्रकार की कोशिकाएं हमने देख ली कि दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं, क्या होता है। अब इसमें तुलनात्मक दृष्टि से कुछ अंतर और देखते हैं कि कायी कोशिका में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनमें डीएनए की मात्रा तो दोनों में समान होती है। डीएनए है दोनों में, कायी कोशिका और जनन कोशिका दोनों में डीएनए की मात्रा है वो समान पाई जाती है, डीएनए की मात्रा समान। जीवद्रव्य की बात करें तो इसमें जीवद्रव्य है वो ज्यादा होता है और इसमें जीवद्रव्य है वो कम होता है, कम होता है। तो दो बातें, डीएनए की मात्रा किसकी समानता होती है? डीएनए की मात्रा तो दोनों में समान होती है,
और इसमें जीव द्रव्य है वो ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। कोशिकांग है वो इसमें भी पाए जाते हैं, चाहे जीव द्रव्य की मात्रा ही है थोड़ी अलग, लेकिन कोशिकांग द्रव्य है उसमें जो कोशिकांग है वो कोशिकांग सभी कोशिकांग इसमें भी हैं और सभी कोशिकांग हैं वो इसमें भी हैं। लेकिन अब इनमें अंतर कहाँ आता है कि डीएनए इनमें एक तो आरएनए और प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन, ये पाई तो दोनों में जाती हैं, लेकिन इसमें आरएनए की मात्रा होती है काय कोशिका में ज्यादा होती है, जबकि जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा कम होती है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि काय कोशिका जनन कोशिका में डीएनए की मात्रा तो बराबर होती है, डीएनए की मात्रा दोनों में बराबर होती है, लेकिन आरएनए की मात्रा है वो काय कोशिका में ज्यादा होती है। तो ये किसका इंपॉर्टेंट लक्षण हो गया, काय कोशिका जनन। तो ये बात हम पढ़ रहे थे, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन जो होता है वो कैसे, लघु बीजाणु है वो समसूत्री विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका बनाता है। कौन कौन सी, जनन कोशिका बनाता है और एक काय कोशिका बनाता है। दोनों के बारे में हमने देख लिया। अब आगे क्या होता है, जैसे ये दो कोशिका बनी, आगे जनन कोशिका है, ये फिर से दो प्रकार, ये जनन कोशिका है, जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका फिर से विभाजन करती है और जनन कोशिका विभाजन करके दो केंद्रक बनाती है, नर केंद्रक बनाती है, एक नर केंद्रक, एक नर केंद्रक। तो इस तरह से एक नर केंद्रक, एक नर केंद्रक और केंद्र के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है, भित्ति का निर्माण। तो इस तरह से कितनी हो गई, इस प्रकार कितनी हो गई, एक जनन कोशिका का केंद्रक, एक काय कोशिका का केंद्रक, केंद्रक एन अगुणित प्लस दो केंद्रक, इसके दो नर केंद्रक, जो दो नर केंद्रक किससे बने, ये द्विगुणित हो गए। तो इस तरह से अगुणित, द्विगुणित और ये त्रिगुणित संरचना प्राप्त हो गई। अर्थात बोल देंगे कि इस कोशिकाएं तो दो हैं, इस द्विकोशिकीय, या तो बोल सकते हैं इसी द्विकोशिकीय या द्विकोशिकीय, या क्या बोलते हैं, कोशिका तो दो है लेकिन त्रिकेंद्रकीय संरचना है, त्रिकेंद्रकीय संरचना, इसी को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो चरण दो पूरे हो गए, पहले लघु बीजाणु या प्राकणुष में समसूत्री विभाजन, दो कोशिकाएं, फिर आगे क्या होता है, जनन कोशिका फिर से विभाजन, और जनन कोशिका विभाजित होकर के समसूत्री विभाजन होता है, और एक से दो जनन कोशिका, दो केंद्र, एक नर केंद्रक और दूसरा नर केंद्रक, दो नर केंद्रक ये भित्ति का निर्माण करके दो कोशिकाएं, अर्थात दो केंद्रक तो इसके हो गए और एक जन इसका हो गया। तो इस तरह से स्त्री केंद्र की संरचना है, उसी को बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। उसके बाद क्या होता है, अंतःचोल से प्रागनलिका निकलती है, अंतःचोल से प्रागनलिका निकल के बाह्यचोल में से होती निकलती है, और फिर काय कोशिका है उसका केंद्र तो नष्ट हो जाता है, और अगले चरण में प्रागण की क्रिया में भाग लेंगे दो नर केंद्रक। तो ये बातें तो थी नर युग्मकोद्भिद। इससे चित्र के माध्यम से इसको देखते हैं, चित्र है उसके माध्यम से इसको देखते हैं कैसे। ये बीच में जो बातें हैं आपके ध्यान में हो कि कौन सी क्रिया कैसे क्या होती है। अब देखिए नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। कल हमने देखा ये गोलाकार संरचना है, ये केंद्रक है, इसमें सघन जीव द्रव्य है, इसमें सघन जीव द्रव्य है, और इसमें ये रिक्तिका पाई गई है, इसमें रिक्तिका पाई गई। ये बाह्यचोल अंतःचोल है, इसके अंतःचोल भी होता है, ये बाह्यचोल जो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। हमने ये भी देखा कि जो जनन छिद्र जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं, एक या तीन हो सकते हैं, एक या तीन हो सकते हैं। एक बीजपत्री है उनमें कितने होते हैं, एक, और द्विबीजपत्री होते हैं उनमें तीन होते हैं। ये सघन जीव द्रव्य हो गया। तो बाह्य जो चोल होता है, ये इसकी सतह होती है ना, वो कैसी होती है, खुरदरी सतह होती है, जबकि अंतःचोल की सतह है वो कैसी होती है, ये बाह्य चोल है ये खुरदरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन होता है। तो ये तो है रिक्तिका, रिक्तिका है, ये केंद्रक है, ये जीव द्रव्य है,
जीवद्रव्य है और इसके ऊपर ये जनन छिद्र है, जनन छिद्र है, बाह्य चोल है, बाह्य चोल है और ये अंतः चोल है, ये अंतः चोल है। तो एक परागकण है वो प्राय गोलाकार होता है, अगुणित होता है, एक केंद्र की होता है, रिक्तिका पाई जाती है, सघन जीवद्रव्य युक्त होता है। ये विशेषता थी लघु बीजाणु या परागकण की। अब क्या करता है, हमने ये बताया कि नरयुग्मकों का परिवर्तन होता है तो विकास की विभिन्न परावस्थाएं, विकास की परावस्थाएं होती हैं वो दो चरणों में संपन्न होती है। तो परागण से पहले, एक परागण के बाद में। तो पहले लघु इसका केंद्र का विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका बनाता है। दो प्रकार की कोशिकाएं कैसे बनाता है, ये है, ये इसके बाद में इसमें हमने ये कर दिए इसके बाहर कुछ जनन छिद्र, कुछ स्थान होते हैं वहां पर जनन छिद्र। ये इसका केंद्र सघन जीवद्रव्य। इसका केंद्र विभाजित करके क्या बनाता है, दो प्रकार। सबसे पहले इसका सघन जीवद्रव्य है, इसका केंद्र विभाजित होकर के दो केंद्र बना है, एक तो ये और एक ये। इनका जो केंद्रक है ये केंद्रक बना। अब ये दो केंद्रक है, केंद्र के चारों भित्ति का निर्माण होता है और भित्ति का निर्माण करके ये एक से दो, तो एक आकार में बड़ी होती है, उसका तो नाम दिया कायिक कोशिका, उसका नाम दिया है कायिक कोशिका। दूसरी जो होती है उसका नाम दिया जनन कोशिका। तो दो कोशिकाएं बनी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। ये इसका क्या है, जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य है। और ये बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल होता है। ये इसका अंतः चोल होता है। तो बाह्य चोल, अंतः चोल, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, ये होगी। तो लघु बीजाणु का केंद्र विभाजित होकर के दो केंद्रक और इनके चारों भित्ति का निर्माण होता है। और प्रारंभ में ये भी बताया कि दो कोशिकाएं बनती हैं। इसमें जो पहली जो कोशिका होती है ये तो आकार में बड़ी होती है, जबकि ये होती है पहले क्या होती है, गोल, ये लेंस के आकार की होती है और फिर धीरे धीरे तर्करूपी हो जाती है। तो दो कोशिकाएं बनी। अब क्या है, ये जो कायिक कोशिका है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जनन कोशिका है वो फिर से विभाजित होती है और फिर से विभाजित करके दो प्रकार की, यानी रसदानियां है वो नष्ट हो जाती हैं। और इस जनन कोशिका है ये दो केंद्रक बनाती है और कायिक कोशिका है इसका केंद्र यहाँ अंतःचोल है, इसे परागनलिका निकलती है। और बाह्य चोल उनमें जनन छिद्र हैं, जो बाह्य चोल है इस पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, इनमें से होकर निकलती है। तो तीसरे में हम ये कर देंगे ऐसे, ये अंतःचोल है, इसके ऊपर ये जनन छिद्र है, एक हो गया, ये दो हो गए, तीन, यहां कर दिया एक इसका जनन, ये हो गया। तो ये एक कायिक कोशिका का केंद्रक है, एक जनन कोशिका का केंद्रक है और यहाँ ये सघन जीवद्रव्य है। अब रिक्तिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं इसमें, और कोशिकाएं हैं ये आ जाती हैं यहाँ, इस अंतःचोल से निकलती है परागनलिका, ये परागनलिका निकलती है। और यहाँ पर कायिक कोशिका का केंद्रक है वो आ गया यहाँ, और नर जो जनन कोशिका है ये विभाजित होकर के दो केंद्रक बनाती है, वो हो गए, ये हो गए। तो इस तरह से ये हैं, इनको तो बोलते हैं दो नर केंद्रक, दो नर केंद्रक, इसको बोलते हैं कायिक कोशिका, उसका केंद्रक है कायिक कोशिका केंद्रक, अर्थात इसको बोलते हैं नलिका केंद्रक। तो कायिक कोशिका ये है पराग नलिका। जो पराग नलिका है वो किससे निकलती है, पराग नलिका है वो अंतःचोल से निकलती है, अंतःचोल से निकलती है। ये क्या है, बाह्य चोल है, बाह्य चोल है। इसमें रसदानियां नष्ट हो जाती हैं, सघन जो जीवद्रव्य होता है ये यहाँ से, इसमें दो जो केंद्रक है तीनों यहाँ के, इस त्रिकेंद्र की संरचना है उसी को क्या बोलते हैं, ये बाह्य, इनमें से होकर निकली है। यहाँ पर क्या पाया गया था, जनन छिद्र, जनन छिद्र, जनन छिद्र में से होते हुए पराग नलिका बाहर निकलती है।
तो प्रागनलिका बाहर निकली, 2 नर केंद्रक और काय कोशिका, बाद में क्या होता है, काय कोशिका का केंद्रक वो नष्ट हो जाता है और 2 नर केंद्रक होते हैं वो रहते हैं। तो इस तरह से इसी को कहते हैं नर युग्मकोद्भिद, त्रिकेंद्रिकीय संरचना इसको। अब एक ये भी बताया कि जो नर केंद्रक है, यानी जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका से ही निर्माण होता है नर युग्मक का। तो नर युग्मक का निर्माण होता है वो जनन कोशिका से होता है। तो जनन कोशिका, नर युग्मक का निर्माण जनन कोशिका से होता है। लेकिन अब ये क्रिया है, कुछ पादप तो होते हैं उनमें परागण से पूर्व हो जाती है, कुछ पादप होते हैं परागण के पश्चात होती है, परागकण के अंकुरण के। तो जनन कोशिका है उससे नर युग्मक बनते हैं। अब जैसे कुछ पादप होते हैं उनमें ये क्रिया परागण से पूर्व होती है और कुछ में, अधिकांश जो आवर्तबीजी पादप होते हैं जैसे नीमोफिला और एक होता है, एक तो नीमोफिला हो गया और अधिकांश मतलब इसमें आवर्तबीजी पादप आते हैं, आवर्तबीजी पादप, एक नीमोफिलिया और बोलते हैं एक लीलियम और नीमोफिला। तो 2 प्रकार के इनमें देखिए उदाहरण, एक नीमोफिला है, एक लीलियम है, एक बंदरगाटी और बाटी में भी होता है। तो वो क्या है, एक कुल्फा और बंदरगाटी ये है। तो ये देखिए अच्छे उदाहरण क्या है, ये भी देखिए। तो देखिए जब पहले बताएंगे कि नर युग्मक का निर्माण होता है वो जनन कोशिका से होता है। अब जनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होता है तो ये क्रिया परागण से पहले भी होती है। परागण की जो क्रिया होती है उसके परागकण के अंकुरण से पहले होती है। जैसे कौन से पादप हैं, वो कुल्फा और बंदरवाटी जो पादप होते हैं उनमें ऐसा होता है जो परागण के अंकुरण से पहले की क्रिया होती है, और परागकण है उनके अंकुरण के पश्चात क्रिया जो होती है वो होती है आवर्तबीजी पादपों में। यानी जनन कोशिका है उसके जो परागकण हैं उनमें परागण की क्रिया, उसके परागण की क्रिया के पश्चात जो घटना होती है वो किसमें, अधिकांश आवर्तबीजी पादप है उनमें, मतलब परागनलिका जब बनती है उस समय होती है। तो अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में जब परागनलिका बनती है तो उस समय ये जो जनन केंद्रक हैं, जो नर युग्मक हैं, ये बनते हैं। और अधिकांश में इस ऐसा ही होता है जैसे नीमोफिला, लीलियम। लेकिन कुछ पादप हैं जिनमें पहले ही हो जाती है, ये परागनलिका नहीं बनती है, मतलब परागण से पहले परागकण का अंकुरण है, परागकण का अंकुरण उससे पहले ही हो जाती है, वो कुल्फा और बंदरवाटी पादप होते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन वो कैसे होता है, 1 मिनट रिवाइज। नर युग्मकोद्भिद परिवर्तन कैसे हुआ, देखिए लघु बीजाणु होता है, लघु बीजाणु है वो समसूत्री विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करके 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाता है, काय कोशिका, जनन कोशिका। एक आकार में बड़ी है, एक छोटी होती है। तो ये गोलाकार एक परागकण होता है, गोलाकार है, केंद्रक है, सघन जीवरी युक्त है, जनन छिद्र पाए गए, बाह्य चोल, अंतःचोल 2 स्तर है। लघु बीजाणु इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन, 2 प्रकार की कोशिका, एक बड़े आकार की, एक छोटे आकार की, और दोनों कोशिकाओं के 2 केंद्रक होते ही हैं। अब ये काय कोशिका बाद में नष्ट हो जाती है, इसका केंद्रक और जनन कोशिका ये फिर से विभाजन करता है। जनन कोशिका विभाजन फिर से करके इसके 2 जनन कोशिका है, इसके 2 केंद्रक और बनते हैं। 2 केंद्रक बनने के पश्चात एक इसका केंद्रक, 2 इसके त्रिकेंद्रीय संरचना होती है, और अंतःचोल से क्या निकलती है, परागनलिका। तो 2 नर केंद्रक और एक काय कोशिका केंद्र ये बन गए, और इसकी राजधानी विलुप्त होगी, काय कोशिका है वो नष्ट हो जाती है, केंद्रक यहाँ जाते हैं। इस त्रिकेंद्रीय संरचना को ही बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। अब ये नर युग्मक है, इनका निर्माण कैसे होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है वो होता है जनन कोशिका से, क्योंकि ये जनन कोशिका ही तो है। काय कोशिका केंद्रक है, इस काय कोशिका केंद्र इसको बोलते हैं परागनलिका केंद्र, जो बाद में नष्ट हो जाता है। और 2 नर केंद्रक होते हैं, ये आगे भ्रूण और भ्रूणकोश का निर्माण करेंगे। तो 2 नर केंद्रक, तो इनका निर्माण किससे हुआ है, जनन कोशिका से। अब जनन कोशिका से होता है, लेकिन कुछ पादप तो ऐसे होते हैं उनमें ये परागण की क्रिया से पहले हो जाती है घटना। जैसे परागकण होते हैं उनके अंकुरण से पहले ही हो जाते हैं, जैसे कुल्फा और बंदरवाटी जो पादप होते हैं इनमें। और अधिकांश आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें परागनलिका बनती है, और परागकण है उनके अंकुरण के पश्चात जनन कोशिका उससे नर युग्मक है वो बनते हैं, जैसे नीमोफिला और लीलियम। तो ये नर युग्मकोद्भिद का
परिवर्धन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मादा युग्म को द्वितीय शुरू करेंगे। धन्यवाद।